हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो ग्राफिक्स कार्ड का जो परफॉर्मेंस है भाई वो बहुत ही ज़्यादा एंटीक है। कुछ दिन पहले मैं फेसबुक चला रहा था और फेसबुक पर मेरी नज़र पड़ती है एक पोस्ट पे जहां पर हमें एक बहुत ही यूनिक ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा था जस्ट 8,500 रुपए का। ये जो ग्राफिक्स कार्ड था ये था एनवीडिया का क्वाड्रो A2000 6GB वेरिएंट। वैसे अगर आप A2000 को मार्केट में लेने जाते हो ना तो ये आपको 53,000 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन इस पोस्ट में हमें यही ग्राफिक्स कार्ड लगभग 8,500 रुपए का मिल रहा था। अब ये ग्राफिक्स कार्ड ना क्वाड्रो सीरीज का था। एनवीडिया ना केवल गेमर्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड नहीं बनाते, वो डेटा सेंटर्स, वीडियो एडिटर्स या जो लोग 3D वर्कलोड वाला काम करते हैं ना उनके लिए ग्राफिक्स कार्ड अलग से बनाते हैं। वो ग्राफिक्स कार्ड उनके वर्कलोड के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस ग्राफिक्स कार्ड को परचेस करते हैं, क्योंकि इस ग्राफिक्स कार्ड में और भी बहुत सारी यूनिक चीजें थी। आपको बताते हैं कि अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को परचेस करते हो और गेम्स खेलते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सब करने की जरूरत है कि नहीं, आपको क्वाड्रो वाले सीरीज से ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहिए कि नहीं। इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में अगर मैं आपको यूनिक चीजें बताऊं तो भाई इसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इसका हाईलाइटिंग फीचर है वो इसका फॉर्म फैक्टर। भाई बहुत ही लो प्रोफाइल वाला ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आपके पास पुराने वाले i5 i3 वाले टावर्स हैं जो कि बहुत ही लो फॉर्म फैक्टर वाले होते हैं तो उनके लिए ये ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। या दूसरी तरफ अगर आप MITX वाले पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो जो कि कंसोल जितना फॉर्म फैक्टर पे मतलब अगर आपका टारगेट है बिल्ड करना तो उन सभी बिल्ड्स के लिए ये ग्राफिक्स कार्ड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, एटलीस्ट फॉर्म फैक्टर वाइज। बाकी इस ग्राफिक्स कार्ड के जो स्पेक्स हैं, जो पावर रिक्वायरमेंट है वो इस ग्राफिक्स कार्ड को ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिक चीज ये है कि यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड में कोई भी पावर कनेक्टर नहीं है। जितने भी पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो PCI लेन से आपके मदरबोर्ड से ही ले लेता है। तो जिनके पास बहुत ही हाई एंड पावर सप्लाई नहीं है या बहुत लो एंड वाली पावर सप्लाई आप यूज करो जिसमें GPU कनेक्टर नहीं होता ना, उनके लिए ये GPU एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है भाई वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पर ना आपको 6GB की VRAM भी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके और भी वेरिएंट आते हैं जिसमें आपको 8GB VRAM और 12GB VRAM भी देखने को मिलती है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएंट है वो 6GB वाला है। और मैं मानता हूँ अगर आप आज की डेट पे 1080p लेवल के गेम्स खेलना चाहते हो जहां पर आप ग्राफिकल सेटिंग के साथ और FPS के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो 6GB VRAM मैं मानता हूँ उसके लिए सफिशिएंट होता है। हालांकि अगर आपको ज्यादा वाला मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस ग्राफिक्स कार्ड में ये है कि ये AI वर्कलोड के लिए बनाया गया है, एंड दैट्स द रीजन ये ग्राफिक्स कार्ड ना गेम्स में आपको DLSS और रे ट्रेसिंग जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जो कि इस ग्राफिक्स कार्ड को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि मैं मानता हूं आपको ध्यान रखना चाहिए, और जब मैं इसे परचेस कर रहा था ना तो मेरे माइंड में वो चीजें आई थी। फॉर एग्जांपल ये छोटा सा फैन है, ये फैन इस ग्राफिक्स कार्ड का कितना हला भला करता है ये देखने वाली बात रहेगी। और एंड में ना एक बात और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं वो आपको रेगुलर HDMI या DP पोर्ट नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर आपको मिनी DP पोर्ट देखने को मिलता है। एंड दैट्स द रीजन अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ जा रहे हो तो आपको एक डोंगल खरीदने की जरूरत पड़ेगी। आप Amazon से जाके 150-200 रुपए का डोंगल खरीद सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। नाउ यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि ये ग्राफिक्स कार्ड आपको कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इस चीज को चेक करने के लिए भाई हमने इसे अपने PC में डाल लिया और हमारे जो स्पेक्स है वो थे Ryzen 9 5950X 128GB की रैम है और हमारा NVIDIA Quadro RTX A2000 ग्राफिक्स कार्ड भी है। और इस ग्राफिक्स कार्ड का फुल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने अपने Windows 11 को एक्टिवेट भी किया है और एक्टिवेशन कीज खरीदी हमने अपने स्पॉन्सर से। आप भी आकर परचेस कर सकते हो अपने लिए Windows 11 की एक्टिवेशन कीज फॉर जस्ट 499 में, और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TIBG350 तो एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर चेक भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग ने यहाँ पर मॉडर्न गेम्स भी चलाया है जिनका रेजोल्यूशन हम लोग ने सेट कर रखा है 1080p रेजोल्यूशन, और ग्राफिकल सेटिंग हम लोगों ने रखी है मीडियम। देखने वाली बात ये रहेगी कि इतना छोटा ग्राफिक्स कार्ड हमें मॉडर्न गेम्स कितने FPS पे खिलवा देता है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर चलाया था Cyberpunk 2077 और मैं ये देखना चाहता था क्या सच में ये ग्राफिक्स कार्ड DLSS को सपोर्ट करता है कि नहीं। जी हाँ, आप चाहो तो DLSS को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो क्वालिटी मोड पे खेलो, चाहो तो बैलेंस मोड पे खेलो, ये ग्राफिक्स कार्ड DLSS को सपोर्ट करता है। बाकी हम लोग ने जब रे ट्रेसिंग को इनेबल करा ना तो रे ट्रेसिंग भी इनेबल हो जाता है।
आप रे ट्रेसिंग पे गेम्स भी खेल सकते हो और बहुत ही अच्छे एफपीएस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब साइबरपंक को हम लोग ने हाई सेटिंग, रे ट्रेसिंग, मीडियम और डीएलएसएस बैलेंस पर चलाया, हमें इजीली 45 to 50 एफपीएस देखने को मिल गया, वो भी इतने पिद्दी से ग्राफिक्स कार्ड पे, और ये बहुत ही एंटीक चीज होने वाली थी। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग ने गेम चलाया था वो चलाया था काउंटर स्ट्राइक 2। इस गेम को चलाया था 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमें एवरेज एफपीएस देखने को मिले हैं वो है लगभग 270 एफपीएस और मिनिमम ज्यादा है 192 एफपीएस, जो कि मैं मानता हूँ CS2 जैसे गेम को खेलने के लिए सफिशिएंट होता है। हालांकि हम लोगों ने डेथ मैच खेला था, अगर आप कॉम्पिटिटिव मैच खेलते हो तो आपको जो एफपीएस है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चलाया था साइबरपंक 2077। इस गेम को चलाया था 1080p रेजोल्यूशन मीडियम सेटिंग। यहाँ पर जो हमें एवरेज एफपीएस देखने को मिलते हैं वो है लगभग 61 एफपीएस और मिनिमम जाता है 49 एफपीएस। साइबरपंक जैसा गेम खेलने में भाई मजे ही आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो रे ट्रेसिंग को इनेबल करना तो आप इनेबल कर भी सकते हो, आपको फ्रेम रेट में थोड़ा बहुत हिट देखने को मिलेगा, लेकिन आप ग्राफिकल एक्सपीरियंस होगा ना भाई वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने चला था ब्लैक मिथ वुकोंग। ये गेम भाई बहुत ही ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है और इस गेम को चलाने में ना बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर इस गेम को हम लोग ने चलाया था मीडियम सेटिंग 1080p रेजोल्यूशन। एवरेज जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो है 41 एफपीएस और मिनिमम जाता है 34 एफपीएस, जो कि क्लियरली बताता है कि अगर आप ब्लैक मिथ वुकोंग को खेलना चाहते हो आप आराम से खेल सकते हो। वही अगर आप डीएलएसएस को बैलेंस मोड पे सेट कर देते हो तो जो आपके एफपीएस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो हमें एवरेज एफपीएस देखने को मिलता है वो है लगभग 86 एफपीएस और मिनिमम जाता है 76 एफपीएस, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। अब उसके बाद जो हम लोग ने गेम चलाया था वो चलाया था असासिन्स क्रीड मिराज। इस गेम को चलाया था 1080p मीडियम सेटिंग और कोई भी आप स्केलिंग मेथड यूज नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एवरेज एफपीएस देखने को मिले हैं वो है लगभग 77 एफपीएस और मिनिमम जाता है 46 एफपीएस। तो डीएलएसएस की यहाँ पर आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। असासिन्स क्रीड मिराज को आप RTX A2000 पे आराम से खेल सकते हो। अब नेक्स्ट गेम यहाँ पर जो हम लोग ने चलाया है वो चलाया है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। इस गेम को चलाया था 1080p मीडियम सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमें एफपीएस देखने को मिले हैं वो ठीक ठाक है, यानी कि एवरेज हमारा 53 एफपीएस पे चला जाता है और मिनिमम जाता है 42 एफपीएस। कभी कभार बीच में एक आध फ्रेम ड्रॉप भी आ जाता है, लेकिन अगर आप गेम खेलना चाहते हो और ग्राफिकल सेटिंग के साथ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आप आराम से खेल सकते हो, आपको डीएलएसएस की नीड नहीं पड़ेगी। वही अगर आप यहाँ पर डीएलएसएस को इनेबल कर देते हो, अब जो आपके एवरेज एफपीएस चले जाते हैं वो है लगभग 71 एफपीएस और मिनिमम जाता है 62 एफपीएस। तो ओवरऑल अब जो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने गेम चलाया था वो चलाया था स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। इस गेम को चलाया था 1080p मीडियम सेटिंग पे और डीएलएसएस को ऑफ रखा है। यहाँ पर जो हमें एवरेज एफपीएस देखने को मिलता है वो है 96 एफपीएस और मिनिमम जाता है 63 एफपीएस। सिटी के अक्रॉस जब आप स्विंग करते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द गेम प्ले में जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत स्मूथ रहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग ने नेक्स्ट गेम चलाया वो चलाया फोर्जा होराइजन 5। इस गेम को चलाया है 1080p मीडियम सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमारा एवरेज एफपीएस जाता है वो है लगभग 112 एफपीएस और मिनिमम जाता है 96 एफपीएस। फोर्जा होराइजन 5 को आप बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर आप चाहो तो हाई सेटिंग पे खेलना तो भी आप आराम से खेल सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर जो हम लोग ने गेम चलाया था वो चलाया था रेड डेड रिडेम्पशन 2। इस गेम को चलाया था हाई सेटिंग पे। RDR2 ऑलरेडी काफी ज्यादा पुराना गेम है और मैं मानता हूँ ये तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड में बहुत आराम से चल जाता है एंड दैट्स द रीजन यहाँ पर जो मैं एवरेज एफपीएस देखने को मिले हैं वो है लगभग 60, मिनिमम जाता है 16 केवल इस वजह से गया है क्योंकि बीच में एक बार ना स्टटर आ गया था, वरना मेजॉरिटी ऑफ द गेम प्ले में जो आपका एक्सपीरियंस रहता है ना वो बहुत स्मूथ रहता है। आपके जो एफपीएस है वो 45 से नीचे बहुत रेयरली ही जाते हैं। ओवरऑल अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस को देखते हो तो भाई इस पिद्दी से ग्राफिक्स कार्ड ने बहुत तगड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ना एक सवाल ये भी उठता है, व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस एंड व्हाट अबाउट पावर कंजम्पशन। देखो अगर मैं आपको पावर कंजम्पशन के बारे में बताऊं ना तो वो तो बहुत सीधी सी चीज है। जब हमने पावर कनेक्टर लगाया ही नहीं, सारा का सारा पावर ये PCI लेंस से ले रहा है और PCI लेंस जो है वो मैक्सिमम 75 वॉट तक ही पुश कर सकते हैं और इस ग्राफिक्स कार्ड को जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन था वो जस्ट 70 वॉट के आसपास रहता है, ये इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। तो पावर कंजम्पशन इज नॉट अ बिग डील। लेकिन वही बात आती है अगर टेम्परेचर्स की, तो भाई इस ग्राफिक्स कार्ड में इतना पिद्दी सा फैन लगा हुआ है, मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन सरप्राइजिंगली इस छोटे से फैन ने ग्राफिक्स कार्ड को आराम से कूल रखा और यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है ना वो जस्ट 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और वैसे भी आजकल हमारे सिटी में ना सर्दी बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर यहाँ पर हमारा 11 डिग्री था, दैट्स द रीजन 74 डिग्री इस ग्राफिक्स कार्ड में गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आप बहुत भरी गर्मी में भी इसे चलाते हो ना 78 डिग्री से ज्यादा इस ग्राफिक्स कार्ड के टेम्परेचर्स नहीं जाएंगे क्योंकि पावर कंजम्पशन इस ग्राफिक्स कार्ड का बहुत कम है।
तो अब यहाँ पर अगर आप फॉर्म फैक्टर और पावर कंजम्पशन को एक साथ कंसीडर करते हो और इसका परफॉर्मेंस देखते हो तो कोई बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है और बहुत ही पावर एफिशिएंट भी ग्राफिक्स कार्ड है ये। तो अब यहाँ पर ना एक सवाल उठता है, आपको इस ग्राफिक्स कार्ड को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं, और अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को मार्केट में लेने जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम कितने पैसे पे करने चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड का परफॉर्मेंस निकालते हो और आप इसे कंपेयर करते हो दूसरे कॉमनली अवेलेबल ग्राफिक्स कार्ड से, जैसे कि RTX 3050, तो ये RTX 3050 से बस जरा सा पीछे रहता है और ऑलमोस्ट आप इसे कह सकते हो RTX 2060 जितना परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और वैसे भी अगर आपका बजट 8,500 रुपए और आप मार्केट में यूज ग्राफिक्स कार्ड लेने निकलते हो तो आपको हार्डली 1660 सुपर ही देखने को मिलेगा। लेकिन उस GPU में फॉल्ट ये है कि वहां पर आपको DLSS का या रे ट्रेसिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिससे कि आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन इस ग्राफिक्स कार्ड में बहुत सारे ही फीचर्स अवेलेबल हैं, तो ये ग्राफिक्स कार्ड ना फ्यूचर में आप लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हो DLSS क्वालिटी या DLSS परफॉर्मेंस का यूज करके। तो अगर आप यूज मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड लेने निकल रहे हो और आपका बजट भी 8,500 रुपए के आसपास है, आपको NVIDIA का RTX 8000 ग्राफिक्स कार्ड मिल भी रहा है ना, तो मैं मानता हूँ 8,000 8,500 रुपए इस ग्राफिक्स कार्ड का एक फेयर प्राइस भी है। वैसे मैंने देखा भी है कि कुछ लोगों ने इसे एज लो एज 6,000 रुपए में भी खरीदा है, लेकिन कहां से खरीदा है आई डोंट नो। इनकेस अगर आप भी अपने लिए यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहते हो तो आप पल्लव बैनिक को कांटेक्ट कर सकते हो। ये ग्राफिक्स कार्ड होगा तो ठीक है, आप परचेस कर लेना। उसके पास और भी बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं यूज्ड में, आप जाकर परचेस भी कर सकते हो, ट्रस्टेड बंदा है ये। बाकी आप में से जो लोग केवल नए ग्राफिक्स कार्ड परचेस करना चाहते हैं वो भी बहुत कम प्राइस में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम लोग GPU और PC पार्ट से रिलेटेड डील्स ना रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं। सभी चीजों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इससे डेली असम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।